नाम है। पुष्पम जी, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? प्रणाम सर। नाम सर। पुष्पम जी, कैन यू हियर मी? जी मैं सुन रही हूँ आपको। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, साथ ही हमारे जुड़े आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार जी को। आज हमारे विभाग में छुट्टी थी, मैं किसी काम से बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं इस कार्य को अभी आगे बढ़ा रही हूँ। आज हमारे इस शोध छात्रों के राष्ट्रीय कार्यशाला का अंतिम दिन है, 5वां दिन है। और इस शोध कार्यशाला में 4 दिनों तक शोध छात्रों के लिए बहुत सारे विषय दिए गए। बहुत सारे ऐसे विषय थे जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक था, और उन विषयों से शोध छात्रों ने, शिक्षकों ने, जो इस शोध कार्य से जुड़े रहते हैं अनवरत, और साथ ही बहुत सारे अध्येताओं ने बहुत लाभ लिया है, और उनके बहुत सारे प्रश्न उनके मन में हैं। कल भी जैसा मैंने बताया कि मैं उन सारे प्रश्नों को आप सभी जिज्ञासुओं से लेना चाहूंगी। आप या तो मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे या व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, ताकि मैं उसके लिए अलग से 1-2 दिन रख के आप सबके मन में जो भी प्रश्न है या जो भी जिज्ञासाएं हैं उसका संपादन करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप उलझे ना रहें, आप सुलझ कर कार्य करें। और अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए 4 महत्वपूर्ण विषयों के बाद आज हम 5वें और अंतिम दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही सुधी जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो अध्येता हैं, उनके साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। हम अपने विभाग, अपने संकाय, अपने विभाग विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग, ललित कला संकाय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से सबों का स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद मैम। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है शिमला में। आप कितने मनोयोग से कार्य करते हैं, ये सीखने की चीज है। आपने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये परिचय दे दूं जो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। आप समाज शास्त्र विभाग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं। आपने 2017 से 2019 तक भारतीय अध्ययन शोध संस्थान शिमला में जाकर आपने राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त की है, और आपने वहाँ कार्य संपादित किया है। उस समय मैं भी वहाँ थी, इसलिए मैं बराबर आपको वॉच करती थी कि आप कितने, हमेशा आप लाइब्रेरी में अंदर मिलते थे और आप अपने कार्य में जुटे होते थे। और आपने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी किया है, ICSSR के द्वारा आपको प्रदान किया गया था, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय पर उस कार्य को संपादित कर आपने एक मानक स्थापित किया है। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपके बहुत सारे शोध आलेख हैं, और सबसे बड़ी बात आपका जो विषय है, ये विषय हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हम समाज में जीते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम शिक्षित हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सबों के लिए आपका विषय बड़ा ही महत्व रखता है। इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन करके ये विषय रखा कि अंतर अनुशासनात्मक विषयों के साथ संगीत एवं नाट्य में शोध के विविध आयाम। सचमुच ये संगीत एवं नाट्य को भी मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सभी विषयों में आप इसको देख सकते हैं। हर व्यक्ति प्रातः से उठकर रात तक नाटक ही तो करता है, सबों के साथ सब तरह की भूमिका निभाता है, और हर व्यक्ति के साथ हमारा दायित्व, हमारा कार्य, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी बातचीत सब बदल जाती है। और जब वो विषय में शामिल हो जाता है तो फिर हम उन विषय की गूढ़ता को जानने के लिए, उस विषय को स्थापित करने, शोध की ओर उन्मुख होते हैं। तो हम आपसे ऐसी आशा करते हैं कि हमारे बच्चों को आप, या जो भी शोध छात्र संगीत और नाट्य विषय से ही नहीं जुड़े हैं, और भी बहुत सारे विषयों से जुड़े हैं, जिनको ये दिशा मिल सके कि अंतर अनुशासनात्मक विषयों में हम कैसे शोध कार्य कर सकते हैं। क्योंकि संगीत, मनोविज्ञान, संगीत दर्शन, संगीत साहित्य, इन सब, संगीत इतिहास, जहां भी देखिए संगीत है, और जहां भी देखिए वहां नाट्य है। तो इन विषयों के साथ कुछ ऐसे शोध के आयाम आने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो उनके खुद के विषय के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, और साथ ही आने वाले अन्य शोधकर्ताओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त करे कि वो आगे उस कड़ी को जोड़कर एक नए रिसर्च को जन्म दे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विषय को या अपने विचार को इन शोध छात्रों के बीच रखें। आज शायद कल स्थापन के कारण अभी तक पूरे तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो सब जुड़ जाएंगे समय से। तो आज हमारा समापन दिन भी है, जी मैम। और आपसे अनुरोध है कि आप अपने विषय को, अपने विचार को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रोफेसर पुष्प नारायण जी। और सबसे पहले मैं लखनऊ से हूँ, और हमारे आपके जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिससे कॉलेज आपका संबद्ध है, प्रोफेसर एसपी सिंह जी का, उनका बहुत बहुत आभार कि इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए आपको उसका अप्रूवल दिया। और दूसरी बात है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन बिहार गवर्नमेंट, उसका धन्यवाद कि इसके लिए सपोर्ट कर रहा है। तो और आप सभी शोध छात्रों का, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स का, आप सभी का धन्यवाद कि आप इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बहुत कठिन समय में ये कार्यशालाएं हो रही हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, जैसा कि मैम ने बताया। तो सबसे पहले ज्ञान, श्रम और समता, और भारत को एक राष्ट्र में पिरोने वाली धरती बिहार को नमन। और बिहार इनलाइटनमेंट के लिए जाना जाता है हमेशा, और पहले भी जाना गया है, वहीं से एक रास्ता निकला है देश के निर्माण का, और बुद्ध की धरती है वो। तो मुझे लग रहा है आप सभी सुधी जनों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं लखनऊ से हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा जो भी है माइक्रोफोन म्यूट कर लिया जाए, क्योंकि आवाज इको हो जाती है। हाँ सर, आप आराम करें। जी, तो मैं लखनऊ से हूँ। तो लखनऊ में एक बात कही जाती है, हम लोग अक्सर कहते हैं, जैसे कि बिहार की धरती ज्ञान और श्रम, समता और न्याय की धरती है, वैसे लखनऊ में आप सबने सुना होगा कि हम लोग एक बात कहते हैं कि तहजीब के शहर में तरक्की के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। तो जब हम इस कार्यशाला को आज करने जा रहे हैं,
ये जो शोध की कार्यशाला है बेसिकली ये कुछ नया करने के लिए, और जो आने वाला समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो आने वाला समय है, तो हम एक ख्वाब की तरह इसको शोध को देखते हैं हम लोग, खासकर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लोग। तो चूंकि मैं समाजशास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ, इसलिए समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन हमारे लिए एक महत्व का विषय होता है। चूंकि जब हम समाज और समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो संगीत और हमारी नाट्य विधाएं उसका हिस्सा होती हैं, क्योंकि हमारा जीवंत समाज है। इसलिए इन दोनों विषयों का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। और कहते हैं कि जिस समाज में संगीत नहीं होता है वो समाज मृत समाज होता है। तो मृत समाज का अध्ययन समाज विज्ञान नहीं करता है। समाज विज्ञान सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो उस नाट्य और संगीत विधाएं भी उस जीवन समाज का हिस्सा होती हैं। तो इसलिए हम जीवन समाज का अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि जिस समाज में संगीत होता है वो जीवन समाज होता है। इसलिए समाज शास्त्र क्या करता है, वो जीवन समाज का ही अध्ययन करता है, यानी सामाजिक संबंध जो है वो जीवंत समाज में ही विकसित होते हैं। किसी मृत समाज या कंक्रीट समाज में संबंध विकसित नहीं होते हैं। इसलिए जो ये विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अंतर अनुशासनिक शोध कैसे किया जाए, बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। और जैसा कि पूर्व के विषय विशेषज्ञों ने आपको बताया होगा कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, मैं उसके बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 चीजें बातें आपसे करूंगा, और सबसे अंतिम जो बात मैं करूंगा वो है कि शोध प्रपोजल या शोध प्रस्ताव कैसे लिखें। कुछ एमए के विद्यार्थी भी मुझे प्रोफेसर नारायण ने बताया था कि एमए के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो कुछ ने सिनॉप्सिस बना ली होगी, कुछ बनाने की प्रक्रिया में होंगे। तो कुछ बेसिक छोटे छोटे चीजें हैं जो हम अंतिम समय में बताएंगे। लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो ये कि अंतर अनुशासनिक अध्ययन होता क्या है। तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन की अवधारणा क्या है और इसमें शोध की संभावना क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस विषय की अपनी प्रविधि, टेक्निक्स, मेथड्स, अपने कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय जिसे हम बोलते हैं, अपनी संकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, और अपनी विषय वस्तु या अपने सिद्धांत, थ्योराइजेशन जो होता है का उसका होना आवश्यक है। सामाजिक घटनाएं विविध पक्षीय एवं बहुकारकीय होती हैं। आप जानते हैं जीवन समाज है और जो मानव समाज है वो सामाजिक संबंधों के इर्द गिर्द जीता है। ठीक है, तो उसमें जो घटनाएं हैं वो मल्टी डायमेंशनल होती हैं, ठीक है, और मल्टी फंक्शनल होती हैं, यानी बहुकारकीय होती हैं, जिनका अध्ययन एक विषय विशेष के समझ के परे होता है। सामाजिक घटनाओं की इस जटिलता के कारण विभिन्न अनुशासनों के विशेषज्ञ मिलकर किसी एक विषय या समस्या के बारे में कोई शोध कार्य करते हैं। तब इस प्रकार का शोध या खोज, जिसे हम रिसर्च कहते हैं या सर्च कहते हैं, ठीक है, सर्च को ही रिसर्च करते हैं हम लोग, उसे हम अंतर अनुशासनिक शोध के अंतर्गत रखते हैं। इसी के साथ विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं के कार्य अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञताओं के आलोक में बांटते हैं या आवंटित किया जाता है, बंटवारा उसका हम लोग करते हैं। किंतु वे सहयोग एवं समन्वय परकता के आधारभूत आवश्यकताओं द्वारा आपस में जुड़े भी होते हैं। ठीक है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, एक दूसरे से के साथ जुड़े हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज एवं सोशल साइंसेज में जो भी सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के साहित्य है, संगीत है, ठीक है, या राजनीति है, राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके तहत हम अपने अपने अप्रोचेज, अपने अपने मेथड के साथ में कुछ एक सिद्धांत का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि शिमला में जो काम होता है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में, वो वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से काम होता है। जैसे वहाँ कोई समाज शास्त्र का विद्यार्थी है, कोई साहित्य का है, कोई संस्कृत स्कॉलर है, तो वहाँ कोई सिर्फ अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन का अध्ययन करने नहीं जाता है। वहाँ सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होता है, सेमिनार होता है, और एक दूसरे के अप्रोच से सीखते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में हम लोग यही करते हैं, एक दूसरे विषयों के साथ हम लोग कुछ कुछ जोड़ के घटाकर और उसको आगे बढ़ते हैं और एक थ्योराइजेशन करने के प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। अंतर अनुशासनिक अध्ययन प्रश्नों के उत्तर खोजने की एक प्रक्रिया है। बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन प्रश्नों के उत्तर खोजने की एक प्रक्रिया है, समस्या समाधान की एक प्रणाली है, या बहुत अधिक जटिल या विस्तृत विषय को संबोधित करने की एक शैली है जो एक
अनुशासन के द्वारा पूर्ण रूप से संबोधित हो पाना संभव नहीं हो पाता है। और अनुशासन से परिप्रेक्ष्य और अंतर्दृष्टि को समन्वित कर व्यापक परिप्रेक्ष्य की रचना करता है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं सारे विषय, ठीक है। तो इसको बहुत समझने की जरूरत है। आगे जब आप पीएचडी करने जाएंगे या पीएचडी के बाद आप करेंगे, जैसे पोस्ट डॉक करेंगे, तो उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एडवांस रिसर्च में बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो किसी शोध तल या व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाली शोध की वो प्रणाली जो दो या दो से अधिक अनुशासनों या किसी विशेष ज्ञान के अंशों या भागों के आधारभूत समझ को विकसित करने के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए, जिसका समाधान एक विषय या एक विषय क्षेत्र से परे होता है, ठीक है। उससे संबंधित सूचनाओं, आंकड़ों, तकनीकी मेथड्स, टेक्निक्स, ठीक है, परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव और कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं का समन्वय है। तो ये मिला जुला रूप है जिसके तहत हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं उसे या करते हैं, ठीक है। अब अंतर अनुशासनिक अध्ययन को समझने के पहले हमें क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीपीटी हम आपको बाद में शेयर करेंगे। यहाँ एक्चुअली में लखीमपुर घटना के बाद में आपको पता ही होगा कि इंटरनेट की सेवाएं थोड़ा सा धीमी हैं, तो हो सकता है बीच में नेटवर्क इंटरप्ट करे, तो आप पेशेंट्स के साथ जुड़े रहेंगे, मैं ट्राई करूंगा। तो पीपीटी हम बाद में आपको शेयर कर देंगे, आप लोग आपस में शेयर कर लेंगे, मैम को मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ज्ञानानुशासन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी डिसिप्लिन का जो ज्ञान है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, किसी भी ज्ञानानुशासन का निर्माण कैसे होता है। तीसरा है अंतर अनुशासनिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी समाज विज्ञानों में और ह्यूमैनिटीज में। तो ज्ञानानुशासन किसे कहते हैं, वो है अध्ययन के लिए निश्चित प्रविधि एवं विषय सामग्री हो उसमें, ठीक है। अध्ययन के लिए क्या होना चाहिए, अध्ययन के लिए निश्चित प्रविधि एवं विषय सामग्री हो, यानी सब्जेक्ट मैटर एक होना चाहिए। उसमें विकसित और निश्चित केंद्रीय अवधारणाएं या सिद्धांत और कॉन्सेप्ट हो, यानी संप्रत्यय हो, ठीक है। नंबर 3, उसके अंदर जांच की निश्चित शोध पद्धति हो, जिसे हम रिसर्च मेथड कहते हैं, टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है। हम उसका वैलिडेशन कैसे करेंगे, प्रमाणीकरण कैसे करेंगे। नंबर 4, शोध और अंतर्दृष्टि को साझा करने का एक समान मंच हो, यानी जो रिसर्च हम करके लाएंगे उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बने जिसमें आपस में सहमति हो, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ सकें। शोधार्थियों एवं शोधकर्ताओं के लिए रोजगार की संभावना का मार्ग प्रशस्त करता हो, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एक रिसर्च का महत्व ये भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम रिसर्च करते जा रहे हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है, ठीक है, वो हम आगे और बात करेंगे किस तरह से रिसर्च हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है। उसका समाज के लिए क्या महत्व है और सरकारों के लिए क्या महत्व है, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे बात उसमें। वर्तमान में जो प्रचलित अनुशासन है तो उसमें हम 3 तरह से बांट सकते हैं कि वो अनुशासन क्या है। अनुशासन वो है, एक विज्ञान का अनुशासन है जिसे साइंस और नेचुरल साइंसेस हम कहते हैं। तो इसमें जो रिसर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विश्व कैसे बना है तथा विश्व की संरचना किस प्रकार से जटिल जो उसकी संरचना है वो कैसे, उसका संजाल कैसे एक दूसरे से अंतर्निर्भर है। साथ ही ये तंत्र उसके व्यवहार की चर्चा भी करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है, एंड एग्रीकल्चर साइंसेज, ठीक है, अप्लाइड साइंसेज। तो जो केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सारे इस साइंस और नेचुरल साइंस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। एक तरह का रिसर्च ये हो गया, एक तरह का डिसिप्लिन ये हो गया। दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान। यह मानव संसार की व्याख्या एवं वर्णन करने हेतु या उसका अनुमान लगाने के लिए होता है तथा उसमें सुधार की एक वकालत वो करता है, जैसे कि मनोविज्ञान, विधि, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत, ठीक है, इतिहास, साहित्य। ये एक ब्रॉड स्पेस है समाज विज्ञान का, ठीक है। तो उसमें कैसे करते हैं। तीसरा है मानविकी, ह्यूमैनिटीज। ये क्या है, जो मानव अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको अभिव्यक्त करता है साहित्य के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, ठीक है। उसका निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, वो मनुष्य की उपलब्धियों, अनुभव की बात करता है, ठीक है। उसमें जो ज्ञान का जो अनुभव है, ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो एवरीडे लाइफ में वो कैसे करता है,
ठीक है। साथ ही किसी लिखे पाठ, कलाकृति एवं सांस्कृतिक व्यवहार, ठीक है, संगीत के अर्थों को वो अपने सामने लाने का प्रयास करता है, जिसमें कला है, साहित्य है, इतिहास, दर्शन, धर्म, नाटक, संगीत, ये एक ब्रॉडर स्पेस है ह्यूमैनिटीज का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नाटक के जो लोग जानते हैं उसमें फ्रंट और बैक का एक है, ठीक है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें जिसको आजकल हम परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बोलते हैं, कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का रिसर्च कैसे हम करेंगे, तो उसमें फ्रंट और बैक का है, ठीक है। श्रोताओं का एक है अपना परसेप्शन, ठीक है, नाटक करने वालों का अपना परसेप्शन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो हम मानविकी के इस इंटरप्रेटिव अप्रोच के साथ करते हैं, ठीक है। अब अनुशासनों का जो ये वर्गीकरण ऊपर हमने बताया है कि जो 3 तरह के हमारे डिसिप्लिन है, हमारे साइंस का है, नेचुरल साइंस का है और ह्यूमैनिटीज का है, ठीक है। तो उसका जो हम है उसका मापन कैसे करते हैं, तो जो विज्ञान का मापन है वो रेशियो स्केल पे हम लोग करते हैं। मानविकी का कैसे करते हैं, वो ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल पर करते हैं। सामाजिक विज्ञान का कैसे करते हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। ये मुझे लग रहा है आपको पहले बताया जा चुका होगा, जो डेटा एनालिसिस के लोगों ने आपको ये चीज बताई होगी, ठीक है। अब जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो बात हो रही है, उसमें किसी भी ज्ञानानुशासन का निर्माण कैसे होता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में किसी भी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ज्ञान का प्रमाणीकरण कैसे होता है। ऐसी संकल्पना है कि प्रारंभ में 1 या 2 अनुशासन ही थे, उसके उपरांत उन्हीं अनुशासनों में से अनेक अनुशासनों का निर्माण होता गया। किसी अनुशासन के निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल एवं धीमी होती है। जब किसी अनुशासन विशेष के एक क्षेत्र की लोकप्रियता एवं समाज में उसकी प्रासंगिकता बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के अपने सिद्धांत, अवधारणाएं, प्रविधि एवं संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, तो उसके फलस्वरूप उस विषय का वो क्षेत्र स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अध्ययन किया जाने लगता है, ठीक है। जो आजकल के दौर में देख रहे हैं कि समाज, जैसे समाज शास्त्र को ही आप ले लें, तो समाज शास्त्र एक विषय है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं। आप संगीत का रिसर्च आप करने जाएंगे तो सिर्फ संगीत तो एक विधा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जैसे आप संगीत की साधारण सी बात करें तो मॉडर्न है, क्लासिकल है, रैप है, जैसे या इस तरह, तो उसके अलावा जो विधाएं हैं, जो कि आप लोग संगीत के विद्यार्थी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो एक विधा के अंदर कितनी विधाएं हैं, ठीक है। तो उन विधाओं को जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के अंदर जो मल्टी डिसिप्लिन है, ठीक है, उसको हम एक साथ कैसे करेंगे, उसको इंटरफेयर कैसे करेंगे, तो कैसे उसके साथ ज्ञान अनुशासन का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन को एक विषय के रूप में भले ही मान्यता 20वीं या 21वीं सदी में मिली, परंतु अंतर अनुशासनिक अध्ययनों का इतिहास बहुत प्राचीन है। अगर आप भारत के टेक्स्ट की बात करें, जैसे वेद पुराण, मतलब भारतीय समाज का अगर अध्ययन आपको करना है तो कैसे अध्ययन करेंगे, तो 2 व्यू हैं, एक है ओरल ट्रेडिशन है, दूसरा है टेक्सचुअल ट्रेडिशन, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन में है तो ओरल ट्रेडिशन में कथा है, ठीक है, कथाओं की एक कहानी है, ठीक है। दूसरा लिखित दस्तावेज क्या है हमारे पास, टेक्सचुअल जो व्यू है वो क्या है, वो है हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो प्राचीन है, ठीक है, वो हर युग में लिखे गए, तो वो टेक्सचुअल है, ठीक है। तो एक लंबी कहानी है, ठीक है। समाज शास्त्र में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भारतीय समाज का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय समाज को जानने की विधाएं क्या हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए भी ये जरूरी है कि हम जब किसी भी समाज का, किसी भी देश के विकास का या उसके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन ऐतिहासिक कालक्रम में करते हैं, तो हमारे पास 2 ट्रेडिशन होते हैं। एक ट्रेडिशन है ओरल ट्रेडिशन, जिसमें कथा है, कहानियां हैं, और वो मौखिक ट्रेडिशन हम उसे बोलते हैं, वो हर समाज में होती हैं, ठीक है। तो वो कथा और कहानी के माध्यम से आती हैं, ठीक है, उसे हम मौखिक। दूसरा है टेक्सचुअल ट्रेडिशन, ठीक, टेक्स्ट के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद पुराण और ये सारी चीजें हैं जो भी हैं, हर युग में लिखे गए हैं वो, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में चूंकि अब वो टेक्निक्स विकसित हो गई, कागज आ गया, तो ग्रंथों के रूप में है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी समाज को हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ। अब सवाल है कि अंतर अनुशासनिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उठाए गए वास्तविक जीवन से जुड़ी शोध समस्याएं या तो प्रश्न व्यवस्थित नहीं थे या प्रश्न व्यवस्थित थे, अनुशासनिक कोटियों और श्रेणियों से उभरते हैं। तो वो जो प्रश्न है जो ना व्यवस्थित हैं या व्यवस्थित हैं, उनको संबोधित कैसे किया जाए, जो कि संबोधित नहीं हो पाते हैं,
और ना ही उनका निराकरण संभव हो पाता है। जटिल प्रश्नों के उत्तर, उनका निराकरण तथा जटिल मुद्दों की गहरी समझ एक ज्ञानानुशासन की परिधि के अंदर समग्र और समुचित समाधान संभव न हो पाने के कारण शोध और ज्ञान निर्माण के सभी स्तरों पर अंतर अनुशासनिक समझ, सीख निरंतर जो उसका महत्व है वो प्राप्त करती जाती है। ठीक है। अब अगर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की बात करें, जो उन्होंने इसको परिभाषित किया है, अंतर अनुशासनिक अध्ययन क्या होता है, जो एक डेफिनेशन है और मान्य डेफिनेशन है, वो है किसी शोध दल या व्यक्तिगत स्तर पर की जाने वाली शोध की वो प्रणाली जो दो या दो से अधिक अनुशासनों, विषयानुशासनों या किसी विशेष ज्ञान के अंशों के आधारभूत समझ को विकसित करने के लिए या समस्याओं के समझ के लिए या जिसका समाधान विषयानुशासन के परे है से संबंधित सूचनाओं, आंकड़ों, तकनीकों, प्रशिक्षुओं, उपकरणों एवं अवधारणाओं को विकसित करता है। यह द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की अपनी परिभाषा है, जो कि मान्य है इंटरविषय रिसर्च के लिए। और इसके अलावा और बहुत सारी हैं, वो हम पीपीटी में आपको देंगे। एक विद्वान है क्लाइन एंड नेवेल, और 1997 में उन्होंने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अंतर अनुशासनिक अध्ययन प्रश्नों के उत्तर देने की एक प्रणाली है या बहुत जटिल व विस्तृत विषय को संबोधित करने की एक शैली है जो एक अनुशासन के द्वारा पूर्ण रूप से संबोधित नहीं हो पाते हैं और विषय के परिप्रेक्ष्य तथा अंतर्दृष्टि को समन्वित कर व्यापक परिप्रेक्ष्य की रचना के लिए आवश्यक होता है। ये क्लाइन एवं नेवल की परिभाषा है, 1997 में उन्होंने इसको दिया था। और एक परिभाषा है जो पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दी जाती है, उसमें डियाना रोहटन और वेरोनिक बोइक्स हैं। ठीक है, ये 2006 में उन्होंने उसको परिभाषित किया है कि पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने और प्रशिक्षण की वैसी प्रक्रिया या विधि जिसके तहत फैकल्टी व्यक्तिगत या दल समूह के रूप में विद्यार्थियों की क्षमता को विकसित करने, मुद्दों की समझ, समस्या को संबोधित करने और नए उपागम के निर्माण तथा समस्या समाधान की दिशा में जो एक विषयानुशासन या क्षेत्र से बाहर है के लिए दो या उससे अधिक विषयानुशासनों की सूचनाओं, आंकड़ों, तकनीकों, उपकरणों, सिद्धांतों की पहचान और उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये तीन बड़ी परिभाषाएं हैं। तो इन अगर उपरोक्त परिभाषाओं को आप देखें तो इसके आलोक में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण स्वयं केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, जो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे या जो सामाजिक संबंधों के संदर्भ में बात करेंगे कि व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण स्वयं केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, अपितु उसका व्यवहार पर्यावरण, आय व्यय, राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पास पड़ोस, उसका स्वानुभाव, परिवार, समाज, संस्कृति, धर्म, जाति, राष्ट्र एवं तत्कालिक जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनसे निर्धारित होता है। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में किसी अनुशासन विशेष द्वारा किया गया अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इसी संपूर्णता के लिए जब विभिन्न ज्ञान अनुशासन किसी एक सामान्य मंच पर आकर अपनी विषय सामग्री, अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी प्रविधि, अवधारणा एवं सिद्धांतों के आदान प्रदान के माध्यम से किसी समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं, तो ऐसे अध्ययन को हम अंतर अनुशासनिक अध्ययन उसे हम अंतर अनुशासनिक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, और समाज विज्ञानियों के बीच में ये भी कहा जाता है कि जो अंतर अनुशासनिक अध्ययन है वो घटना प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें ये एक की पॉइंट है कि वो घटना प्रधान होते हैं और जो कि सामाजिक संबंधों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं घटनाओं के अध्ययन के लिए हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में अपनाया। ठीक है, और इसमें जो मूलभूत अंतर है, जो स्थापित अनुशासन है और जो अंतर अनुशासनिक अध्ययन है, जो मेथड है, उनके बीच में अंतर क्या है। जो स्थापित अनुशासन है और जो अंतर अनुशासन है उसके बीच में एक मूलभूत कुछ अंतर है जिनको मैं क्रम से पढ़ देता हूं, तो आप लोग उसको समझ लें, नोट कर लें चाहे तो। जो स्थापित अनुशासन है यानी जो पहले से चले आ रहे हैं, जो प्रचलित अनुशासन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्थापित अनुशासन में क्या होता है, किसी निश्चित विषय में ज्ञान का अंश या भाग होने का दावा करता है वो। लेकिन अंतर अनुशासन में क्या होता है, विषयों के समन्वय से निर्मित ज्ञान तथा उस ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का जो विषयों से आगे बढ़े हुए हैं का दावा करता है।
स्थापित अनुशासन में दूसरा क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि तथा उस ज्ञान को अनुशासित करने के लिए उसका सिद्धांत का दावा। अंतर अनुशासन में क्या है, अंतर अनुशासन की प्रविधि का प्रयोग, परंतु साथ ही अंतर अनुशासन में ज्ञान प्राप्त करने की स्वयं की विधि का दावा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना स्वयं का मेथड डेवलप करता है। स्थापित अनुशासन में तीसरा है, अपने अनुशासनिक क्षेत्र से संबंधित अवधारणाएं, ज्ञान, सिद्धांत के सृजन की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। वहीं अंतर अनुशासन में क्या होता है, संज्ञानात्मक प्रगति, विस्तृत समझ, नए अर्थ के साथ नए ज्ञान का सृजन करने की वो बात करता है। स्थापित अनुसंधान में क्या होता है, मान्यता प्राप्त कोर्स या जो मूल उसका है कोर होता है तथा पाठ वो एक मतलब लिमिटेड दायरे में, ठीक है, एक उसकी बनी बनाई धारणाएं हैं उसी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अंतर अनुशासन में जो अगला है वो है, इसमें स्पष्टता एवं अंतर अनुशासनिक विषय के पाठ्यक्रम बनने की शुरुआत होती है। इसमें शुरू में क्या होता है कि कुछ निश्चित नहीं होता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में पहले कुछ निश्चित नहीं होता है, ये एक नए सिद्धांत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अंतिम जब निष्कर्ष निकलता है तब सिद्धांत का निर्माण होता है, पहले से तय नहीं होता है। स्थापित अनुसंधान में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लेके, पर्टिकुलर विषय को लेके पहले से मान्य धारणाओं के आधार पे हम काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि जो स्थापित अनुशासन है उसमें विषय विशेषज्ञों का एक अपना समुदाय पहले से ही होता है, लेकिन जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो उसमें रिसर्च हम करते हैं उसमें क्या होता है, विशेष विशेषज्ञों का कोई अपना दल नहीं होता, पहले से बना हुआ समूह नहीं होता है, वहां समुदाय बनने की प्रक्रिया होती है कि चलो भाई ऐसे काम करते हैं, कोई 2 लोग मिलके, कोई 3 लोग मिलके, कोई 4 सब्जेक्ट के लोग मिलके ऐसे अध्ययन करने की एक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये स्वयं जो स्थापित अनुशासन है वो स्वयं नियंत्रित होते हैं तथा अपने ज्ञान क्षेत्र को स्वयं नियंत्रित करने की इच्छा भी रखते हैं, यानी कंट्रोल्ड रिसर्च हम जिसे बोलते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक ग्रुप के द्वारा। ठीक है। लेकिन अंतर अनुशासन में ये स्रोत सामग्री के लिए बहुतायत में दूसरे अनुशासनों पर निर्भर रहते हैं। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो पर्टिकुलर किसी एक विषय विशेषज्ञ या एक विषय के साथ मिलकर नहीं, उसके लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत होती है और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ नया बनने की संभावना होती है। अगला है स्थापित अनुशासन में अपने अनुशासन में अलग अलग पाठ्यक्रमों जैसे BA, MA, MPhil, PhD, ETC के माध्यम से भविष्य के लिए विषय विशेषज्ञों को तैयार किया गया, ताकि मतलब इसमें क्या है कि कंट्रोल रहता है और पहले से ही तय है कि ये करना है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, आप गोल्स आपको पता है, लक्ष्य आपको पता है कि हमें ये करना है। ठीक। लेकिन अंतर अनुशासनिक अध्ययन में वही बात हो रही कि जो एक समूह बनेगा और कुछ नया करेगा। ठीक है। नई नई सामग्रियों के साथ, डिफरेंट मेथड के साथ में मिलकर कुछ नया करने काम करेंगे। तो बेसिकली जो अंतर अनुशासनिक शोध है वो आप संगीत में करें, नाट्य विधा में करें, या सोशल साइंस में करें, साहित्य में करें, मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, गिरिधर प्रसाद जी, आप अपना माइक को म्यूट करें। आपको आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, आ रही है। तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन की अपनी शोध प्रविधि है, ज्ञान निर्माण की एक विधि है और बिना किसी हिचक के अंतर अनुशासन के विधि के प्रयोग के लिए ये तत्पर रहता है। ठीक है। अंतर अनुशासनिक अध्ययन उपलब्ध ज्ञान अनुशासन के समन्वय के द्वारा नए ज्ञान के सृजन का दावा करता है, जबकि विषय अनुशासन ज्ञान निर्माण का अपने ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत करने का दावा करता है। और जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि इसकी अपनी कोई बनी बनाई विधि नहीं है। ठीक है। हम एक दूसरे के साथ में सीखते हैं। ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात ये होती कि जो रिसर्चर है या जो रिसर्चर का ग्रुप है, समूह है या दल है, वो उसमें पढ़ने को और उससे सीखने को बहुत मौका मिल जाता है। तो जो रिसर्च के मान्य अवधारणाएं हैं, प्रचलित धारणाएं हैं, प्रचलित मेथड्स हैं, ठीक है, उससे हटकर जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसमें नए ज्ञान के सृजन की बहुत संभावना रहती है, जो बेसिकली इसका जो मूल मंत्र है। ठीक है। और ये अंतर अनुशासनिक अध्ययन का स्वरूप क्या होता है?
एक विद्वान है क्लीन, उनका मानना है कि सभी प्रकार के अंतर अनुशासनिक अध्ययन समान होते हैं, परंतु विविध प्रकार के शोध प्रस्तावों तथा उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विविध अनुशासन कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं या जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसका प्रयोग, उनकी भूमिका अलग अलग होती है। इसी आधार पर अंतर अनुशासनिक अंतर्दृष्टि के मुख्यतः दो स्वरूप उभरते हैं। यह है यांत्रिक अंतर अनुशासनिकता, दूसरा है आलोचनात्मक अंतर अनुशासनिकता। ठीक है, अब यांत्रिक क्या है, जिसे हम मैकेनिकल बोलते हैं। इस प्रकार का अंतर अनुशासनिक अध्ययन समस्यान्मुखी होता है या समस्या द्वारा संचालित होता है। ये व्यवहारवादी उपयोगितावादी उपागम है, अप्रोच है जो शोध पर या समस्या के प्रायोगिक समाधान पर लक्षित होता है, जिसकी मांग समाज के बाहर से होती है। यह उधार की ही नहीं बल्कि समन्वय के द्वारा प्रतिपूर्ति की विधि है। जैसे हम कह रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, दूसरा है यांत्रिक या उपकरणीय अंतर अनुशासनिकता में अनुशासन के उपलब्ध अंतर्दृष्टि का जहां तक संभव हो समन्वय अनिवार्य होता है। दूसरा है आलोचनात्मक अंतर अनुशासनिकता। ये क्या होता है, ये समाजोन्मुखी या समाज द्वारा संचालित होता है। यह ज्ञान मीमांसा, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, तथा राजनीतिक महत्व से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए ज्ञान के प्रभावी संरचना तथा शिक्षा के बदलाव के लिए प्रश्न खड़ा करता है। आलोचनात्मक अंतर अनुशासनिकता वाले विद्वानों के द्वारा यांत्रिक अंतर अनुशासन का इस बात पर आलोचना करते हैं कि इसमें समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध अनुशासनिक उपागमों के समाधान के बिना किसी परिवर्तन को ध्यान में रखे ही संयोजन किया जाता है, जबकि अंतर अनुशासनिक वाले साहित्यिक साक्षर एवं राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर परिवर्तन की ओर प्रवृत्त होते हैं। मैंने पहले से आपसे बताया है कि इसमें बहुत संभावनाएं नयापन करने की होती हैं और वो किसी मान्य तरीकों को नहीं मानते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमेशा नया करने के लिए वो रहता है, कोई मान्य तरीकों को नहीं मानते हैं, जो कि इसमें आ रही है अतिक्रमण कर परिवर्तन की ओर प्रवृत्त होते हैं, ताकि उपलब्ध सांस्कृतिक वस्तुओं से या वस्तुओं में संवादात्मक व्यवहार निर्मित हो तथा निम्न संस्कृति यानी लो कल्चर के समावेश की कोशिश की जा सके। ठीक है, और एक सैद्धांतिकरण या थ्योराइजेशन किया जा सके। अब अंतर अनुशासनिक अध्ययन के कार्य क्या है, ज्ञान का एकीकरण करना, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, थ्योराइजेशन है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म देना उससे, यानी ज्ञान का एकीकरण करना। अंतर विरोधों की पहचान एवं उसका निराकरण करना। ठीक है, जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में या अप्रोचेस में जो कंट्राडिक्शंस होते हैं, उन कंट्राडिक्शंस के को सॉल्व करना और एक थ्योराइजेशन करना। ठीक, एक समस्या के एक समाधान पर पहुंचना, या जिसे हम सामान्यीकरण में कहें कि किसी एक बात पर सहमत होना। ठीक है, जिससे कि एक थ्योराइजेशन का निर्माण किया जा सके। समस्या का संपूर्णता में अध्ययन। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं में एक संपूर्णता खोजनी पड़ेगी आपको, उसका अध्ययन। दूसरा जनरलाइजेशन, एक सामान्यीकरण करना, जिससे एक सिद्धांत निर्मिति या निर्माण की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा जा सके। दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण समन्वयकरण, जिसे हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये समन्वयकरण दो तरह से किया जाता है, एक होता है पूर्ण समन्वय और एक होता है आंशिक समन्वय। पूर्ण समन्वय में एक सहमति बन सकती है, और अगर पूर्ण समन्वय नहीं बन पाता है, जब आपने रिसर्च कर लिया रिसर्च के बाद में, तो पूर्ण समन्वय के बाद में आंशिक समन्वय, एक किसी एक चीज पे सहमत हो जाना, दो चीज पे, तीन चीज, चार चीज पे सहमत हो जाना कि हम इन 5 पॉइंट्स को लेकर आगे करेंगे, बाकी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में ये संभावना हमेशा रहती है। अंतर अनुशासनिक अध्ययन का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? अंतर अनुशासनिक अध्ययन के प्रकारों के बारे में विभिन्न विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। ठीक है, अमेरिका में समाज वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह इस बात की वकालत करता है कि अंतर अनुशासनिक अध्ययन को विभिन्न भागों में विभाजित करना उचित नहीं है, यानी इसे बांटना उचित नहीं है। यदि ऐसा हम करते हैं तो अंतर अनुशासनिक अध्ययन जिस उद्देश्य को लेकर पल्लवित या पुष्पित हो रहा है वो नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अंतर अनुशासनिक अध्ययन को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि मतलब बेसिकली इंडिया में जो हम लोग जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में जिस तरह का रिसर्च करते हैं, तो उसमें सबसे पहला इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन है, फिर इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन है, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन,
जिसे हम मल्टी डायमेंशनल हम बोलते हैं। पहला है इंट्रा डिसिप्लिन अध्ययन, दूसरा है इंटर डिसिप्लिन अध्ययन, तीसरा है मल्टी डिसिप्लिन अध्ययन, चौथा है क्रॉस डिसिप्लिन अध्ययन, और पांचवा है ट्रांस डिसिप्लिन अध्ययन। अब इंट्रा डिसिप्लिन अध्ययन क्या है? इंट्रा डिसिप्लिन अध्ययन के केंद्र में मानव व्यवहार या मानव व्यवहार का प्रकटीकरण होता है। जब किसी एक अनुशासन विशेष के ही किसी क्षेत्र की अवधारणाओं, सिद्धांतों या प्रविधियों का समन्वय कर किसी समस्या का समाधान किया जाता है, ऐसे अध्ययन को हम इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन क्या होता है? व्यवस्थित रूप से प्रयास कर विभिन्न अनुशासनिक परिप्रेक्ष्यों के समाकलन द्वारा एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के रूप में एकीकृत या घनीभूत, यानी कोहेरेंट हम उसको बोलते हैं, ठीक है, विश्लेषणात्मक रूपरेखा का निर्माण कर किसी मुद्दे को विवेचित किया जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन क्या होता है? व्यवस्थित रूप से अनुशासनिक परिप्रेक्ष्यों को समाकलित करने का प्रयास किए बिना किसी मुद्दे को विभिन्न पृथक परिप्रेक्ष्यों से विवेचित किया जाता है। किसी एक घटना को अलग अलग लोग अपने अपने ज्ञानानुशासन परंपरा की विधियों से देखने का प्रयास करते हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी अध्ययन क्या होता है? मूलतः किसी अनुशासनिक विषय वस्तु से संबंधित माने जाने वाले मुद्दे का परीक्षण किसी अन्य अनुशासनिक लेंस से किया जाए, उसकी दृष्टि से किया जाए। अर्थात जब किसी एक अनुशासन के शोध परिणाम को दूसरे अनुशासन का विशेषज्ञ उसकी वैधता की जांच करता है तो इसे क्रॉस डिसिप्लिनरी अध्ययन कहा जाता है। जैसे किसी भौतिक विज्ञानी द्वारा संगीत का अध्ययन एवं विवेचना, धार्मिक रूप से तुलसी के महत्व को विज्ञान के द्वारा वैध बताना, इसे हम क्रॉस डिसिप्लिनरी अध्ययन के तहत रखते हैं, ठीक है। ट्रांस डिसिप्लिनरी अध्ययन क्या है? जब विभिन्न अनुशासनों के समन्वय से समस्या का समाधान नहीं होता है, उस परिस्थिति में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक अनुशासन आपस में समन्वय कर एक नए विषय ढांचे का निर्माण करके समस्या का समाधान करते हैं तो ऐसी विधि को ट्रांस डिसिप्लिनरी अध्ययन विधि कहते हैं। और इसमें तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी संभावना रहती है, ठीक है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अध्ययन में। तो ये मूलभूत एक अंतर अनुशासनिक अध्ययन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बात की है। अब आगे आते हैं अंतर अनुशासनिक अध्ययन के शोध और उसकी प्रक्रिया के जो चरण है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस तरह के रिसर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं शोध समस्या का चयन, जो कि हर तरह के रिसर्च में शोध समस्या का चयन आप करते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसका औचित्य निर्धारण क्या है, महत्व क्या है, ठीक है, उपयोगी अनुशासनों की सूची, किन किन विषयों को लेके, किन किन डिसिप्लिन को लेके अध्ययन आप करेंगे, ठीक है, उसका आपके पास एक डिटेल होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो करेंगे, जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, तो उसमें किस तरह के शोध साहित्य की संभावना बनती है, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की संभावना बनती है, ठीक है, उसको कैसे को रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। तो ये एक बहुत महत्व है कि सामग्री का चयन कौन सा करेंगे हम। नेक्स्ट है उपयोगी अनुशासनों से प्राप्त विधियों, सिद्धांतों, अवधारणाओं का परिष्करण करना, ठीक है, जो कि चुनाव की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है उपयोगी अनुशासनिक अंतर्दृष्टि की पहचान करना, ठीक है, और ये जो आपस में क्लैश होगा इन सब्जेक्ट्स मैटर्स में, जो मल्टी डिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बीच में एक क्लैश का स्थिति पैदा होगी थ्योराइजेशन में, कॉन्सेप्ट में। तो उन स्रोतों की पहचान करना कि उसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये हम कर लेते हैं तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसे हम समान धरातल का सृजन कह सकते हैं। वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या होगा? जिस पर सारे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और मेथड्स, टेक्स्ट, डिसिप्लिन, लिटरेचर सारे को इकट्ठा करें, ठीक है, तो वो हो गया समान धरातल का सृजन। वो कैसे होगा? फिर जो अंतर्दृष्टियां हैं सभी सब्जेक्ट्स की, उनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उसका एकीकरण करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उसको, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे ताकि जो हमारी तय किए जा सकें। और फिर है अंतर अनुशासनिक समझ का विकास एवं परीक्षण, जिसे हम डेटा एनालिसिस की जो हम बात करते हैं वो करना, ठीक है।
अब आते हैं, ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच था, और हम बहुत बेसिक बात आपसे करने जा रहे हैं, जो कि सभी शोध छात्र, इनफैक्ट हम आप सभी जब कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, तो उसे हम करते कैसे हैं। जब कोई बच्चा आपके पास आता है या आप अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं, या इनफैक्ट सुपरवाइजर ही जब अपना प्रपोजल लिखता है, तो वो उसमें मूलभूत बातें क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो हम सभी को उससे रूबरू होना पड़ता है। उसमें सबसे पहले बात ये होती है कि शोध प्रस्ताव लिखें कैसे हम, ठीक है, शोध प्रस्ताव कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है समस्या क्या है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसे आइडेंटिफाई करना, ठीक। और समस्या निर्धारण के लिए क्या है कि जितना कंक्रीट अपनी समस्या का आप लिखेंगे कि ये समस्या है जिसमें हमें अध्ययन करना है, यानी 200 शब्द या 300 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मान्य अप्रोच है, ठीक। इसे लोगों ने कैसे देखा है, यानी जो पूर्ववर्ती शोधकार हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक। पूर्ववर्ती शोधकार जिसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, ठीक, तो इससे लोगों ने कैसे देखा है, और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह बताना होता है कि अमुक विद्वान ने क्या कहा और उसके नजरिए में क्या कमी रहेगी, जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, ठीक है, तो ये इसका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब है शोध प्रश्न। शोध प्रश्न क्या होता है कि जनरली स्कॉलर्स क्या करते हैं कि कोई 10 बना के लाएगा, कोई 15 बना लाएगा, 20 बना लाएगा, ठीक है, मैक्सिमम यही लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शोध प्रश्न जो हो आपके, वो कम से कम 3 या 4 शोध प्रश्न हो, मतलब कंक्रीट कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उससे रिलेटेड ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, वो कंक्रीट, तो जो ज्यादा मैटर्स है उससे बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जो शोध प्रश्न बनाएंगे उसका जवाब देने के लिए 4 या 5 उद्देश्य, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उन रिसर्च क्वेश्चंस को हम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ उसका उत्तर कैसे खोजेंगे, तो उद्देश्य भी 4 से 5 ही होने चाहिए। अगर 4 शोध प्रश्न है तो 4 से 5 शोध उद्देश्य होने चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है फिर ये जो रिसर्च क्वेश्चन है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो शोध उद्देश्य हैं, उनमें दोनों में मेल खाना चाहिए, वो बेमेल नहीं होने चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन कुछ कह रहा है और उद्देश्य हम किसी और चीज का बना रहे हैं, तो उसमें मेल होना चाहिए, ठीक है, वो बेमेल नहीं होनी चाहिए। फिर है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड हमने देखा है बेसिकली, जो मैं तो सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, रिसर्च मेथड में सोशियोलॉजी में हिंदी पट्टी में क्या किया जाता है कि वो रिसर्च मेथड जो किताबों में या टेक्स्ट में दिया जाता है उसके बारे में पूरा चैप्टर लिखने लगते हैं कि ये रिसर्च है, ये मेथड है, ऐसे इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, जबकि ये तो आपके टेक्स्ट के लिए है, आपके ज्ञान के लिए है, पढ़ने के लिए। उसमें ये लिखना है कि हम कैसे करेंगे, हाउ टू डील द रिसर्च, ठीक है, व्हाट अबाउट टेक्निक्स, वो टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। जैसा कि कल सर भी बोल रहे थे कि डेटा एनालिसिस हम करें कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये टेक्निक्स है, ठीक है। टेबुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए ये टेक्निक्स है। इंटरव्यू कैसे करेंगे, ओपन इंडेड क्वेश्चन करेंगे कि इंटरव्यू शेड्यूल के थ्रू करेंगे, या जो क्वेश्चनायर है उसके थ्रू करेंगे, ठीक है, ओपन इंडेड करेंगे या इंड जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं उसके तहत करेंगे, यानी टेक्स्ट के रूप में हम किसी उत्तरदाता से सवाल करके लिखेंगे, या हाँ और ना, यस और नो में करेंगे, या हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसको दे देंगे यस नो के 1 2 3 4, उसके उस तरह करेंगे, ठीक है। तो वो सारी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें अपने शोध उद्देश्य और जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लिखना, ठीक है। फिर है शोध का महत्व क्या है और इसका ज्ञान के सृजन में क्या स्थान होने जा रहा है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसका जो ज्ञान सृजन की निर्मित उसमें क्या महत्व होने जा रहा है। तो शोध के महत्व में 2 3 चीजें हैं। एक तो यह ज्ञान के सृजन का समाज को क्या महत्व है, ठीक है, ज्ञान सृजन में उस विषय को कैसे वो परिष्कृत करने जा रहा है, उसको कैसे मजबूत बनाएगा, उसमें कौन सी आगे कड़ी जोड़ेगा। दूसरा है समाज के लिए महत्व। तीसरा है सरकार के लिए क्या महत्व है, ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर है जो रिसर्च आपका है, क्या कुछ ऐसा रिसर्च है कि वो सरकार के लिए क्या कर सकता है, कुछ पॉलिसी में संशोधन कर सकता है, कोई रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा किया है तो ये प्रॉब्लम ऐसे हल हो सकती है। और
फिर नेक्स्ट स्टेप है ये आइडेंटिफाई आप कर लेंगे तो जो स्रोत हैं यानी रिसोर्सेज हैं वो मटेरियल क्या हैं, मटेरियल की पूरी एक लिस्ट देना कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये डायरी खोजेंगे, किताब करेंगे, आर्काइवल रिसर्च करेंगे, आर्काइव जाएंगे, फील्ड पर जाएंगे। ये डिपेंड होता है इस नेचर ऑफ रिसर्च, आपके रिसर्च का नेचर क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। कोई कोई थ्योरेटिकल काम करना चाहता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता है, जैसे संगीत में आप क्या करेंगे, ज्यादातर थ्योरेटिकल काम करेंगे, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कोई संगीत विधाओं को लेके। नाट्य में यही करेंगे, तो जो नाट्य विधा है उसमें भी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और कोई थ्योराइजेशन का निर्माण करेंगे। लेकिन जो सोशल साइंसेज के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप क्या करेंगे, कोई फील्ड का काम करता है, कोई कंपैरेटिव काम कर कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस के साथ कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, ठीक है, जिसे हम थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। किसी सिद्धांत का, दो सिद्धांतों मिला के किसी तीसरे सिद्धांत का निर्माण करना कि हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, एक वो हो गया। तो इसे तो नेक्स्ट है भविष्य में जो आपने जो शोध किया है इसको कौन कौन से समूह पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन इससे लाभान्वित हो सकता है। रिसर्चर, शोध छात्र, जो पॉलिसी मेकिंग के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास जो हमारी राजनीतिक सत्ता तंत्र है, जो पॉलिटिकल क्लास है वो। तो उसमें ये देना है कि भविष्य में आपके शोध को कौन कौन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी एक डिटेल देना कि ये इसलिए महत्व है, ठीक है। और तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसी के साथ जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल जो मान्य प्रचलित हैं इन जनरल जो मेथड्स हैं उसके तहत करें, या जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात हो रही है, वो चाहे संगीत की बात हो, नाट्य विधा की बात हो, सोशल साइंसेज की बात हो, या ह्यूमैनिटीज की बात हो, ठीक है। जो भी रिसर्च है उसमें दो तरह से हम करते हैं रिसर्च, एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च और एक होता है एकेडमिक रिसर्च। तो एकेडमिक रिसर्च जो है, एकेडमिक रिसर्च विश्वविद्यालयों में किया जाता है, कॉलेजेस में किया जाता है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाता है। और एकेडमिक रिसर्च में डिग्री आपको मिल सकती है, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया एकेडमिक रिसर्च। और एकेडमिक रिसर्च किसी न किसी डिसिप्लिन के तहत किया जाता है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में क्या होता है, ये बेसिकली सरकार की जो नीति नियंता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग के लोग हैं, किसी पॉलिसी का एनालिसिस करवाते हैं, या किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके किसी पर्टिकुलर समूह को या ग्रुप को दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका अध्ययन आप करके हमें इसकी रिकमेंडेशंस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च बेसिकली सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं, और सरकार कभी कभी खुद कराती है और कभी कभी इंस्टीट्यूशन खुद करते हैं, और वो बेसिकली पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग और सरकार के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के रिसर्च हैं। और मुझे लगता है कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक पीपीटी मैंने एक बनाई है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे, मैं मैम को शेयर करूंगा। और मैं अपनी यही बात समाप्त कर रहा हूँ। कुछ अगर आपके सवाल और क्वेश्चंस हो तो बात कर लें, क्योंकि मेरी अभी 12:30 से क्लास होती है। तो अगर कोई आपको बेसिक बात करनी है तो आप मुझसे पूछ ले, लेकिन मैं कुछ मटेरियल है आपके लिए मेरे पास, तो हो सकता है प्रेजेंटेशन में उसकी झलक ना आ पाई हो, वो मैं आपको टेक्स्ट मैटर्स हैं, पीडीएफ हैं, कुछ पीपीटीज हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए बेसिकली वो क्या महत्व उनके हैं, तो वो मुझे लग रहा पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ऑफलाइन होता अगर तो आपके सामने होते तो फिर एक टू वे प्रोसेस में हम लोग टॉक करते, तो उसका अपना एक महत्व है, ठीक है। तो ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी क्लास है तो मैं 12:30 से मेरी क्लास में दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार जी। आपने बहुत ही थ्योरेटिकल मेथड को लेते हुए और जो भी इसकी संभावनाएं हैं, आपने उन सभी विषयों को बहुत ही सबों के सामने रखा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ। और जहाँ तक अनुशासनात्मक विषयों की बात है,
तो इन विषयों में मैंने जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सभी विषयों के साथ हम काम कर सकते हैं। हमारा विषय वो प्रथम प्रायोरिटी में रहेगा और दूसरे जिस विषय के साथ हम काम करना चाहते हैं उसमें हम अपने विषय की व्यापकता, उसकी विशेषता को दर्शाते हुए कार्य कर सकते हैं। और हर शोध का एक सामाजिक पक्ष होना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी आपने भी कहा कि समाज के साथ हम क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, और हम जिस संस्थान में है उस संस्थान को क्या दे सकते हैं, हम जिस समाज में है वहाँ क्या कर सकते हैं, हम जिस राज्य में है उस राज्य के लिए क्या अपनी ओर से कर सकते हैं उद्देश्य। उसके बाद हम जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र को अपने विषय के माध्यम से क्या शोध कार्य के माध्यम से हम उनको अपने शोध के माध्यम से उनको एक नई राह दे सकते हैं। तो विषय भी बहुत है, विस्तार भी बहुत है, और शोध के लिए मेरे समझ से ऐसे छोटे विषय का चयन करना चाहिए, माइक्रो लेवल पे, और उसका विस्तार करना चाहिए। विषय छोटा ले, काम हम उसका बड़ा करके दिखाएं। और जैसे एक आध उदाहरण है, जैसे डॉक्टर अजय कुमार जी भी वहाँ उपस्थित थे शिमला में, जब मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ गई थी, गोदना के ऊपर मैं गई थी। जी जी बिल्कुल। गोदना जो है ये आप देखते होंगे गांव घर में दादी नानी के गले पे, हाथ पे, वहाँ पे जो आज टैटू का रूप ले लिया है। तो एक छोटा सा गोदना जिसमें समाज शास्त्र के लोग सामाजिक पहलू देख सकते हैं, मनोविज्ञान के लोग मनोवैज्ञानिक पहलू देख सकते हैं, चित्रकला वाले उसमें चित्रकारी देख सकते हैं, और मैं संगीत के लिए उस कार्य को करने के लिए गई थी। कि वो संगीत के माध्यम से हम वो हमारे जीवन में उसको कहाँ रख सकते हैं। ये एक व्यावसायिक मैम आप म्यूट कर रहे हैं। आ रही आवाज? थोड़ा सा गाड़ी रोक दीजिए साइड में। यस मैम। आ रही आवाज? हेलो मैम। आप जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। आप सभी म्यूट करें। सवाल अभी नहीं, सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा अभी। ओके मैम। अभी आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा सुमन सौरभ। हाँ, मैंने उसके लिए 2 दिन रखा है। 2 दिन रखा है। इस माह के अंत में मैं 2 दिन इसके लिए रखूंगी, लेकिन मुझे आप सबों के सवाल आने चाहिए, और बिल्कुल शोध से संबंधित आप सवाल भेजें हमारे पास, और हम उन 2 दिनों में आप सबों की जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। क्योंकि आप सब 5 दिन बड़े ही मनोयोग से आप सबों ने इसको सुना है, आप सब ने नोट, और आप सबों के लिए बहुत सारे प्रश्न भी इससे आए हैं सामने निकल कर, और बहुत सारे समाधान भी आए हैं। तो छोटे से छोटे विषय को लें, जैसे सर अभी सामाजिक विज्ञान संकाय के थे, लेकिन उन्होंने समाज के पक्ष को ज्यादा रखा, समाज शास्त्रीय अध्ययन बार बार उनके कहने में आ रहा था। अब इसमें आपको अपने दिमाग से ये देखना है कि हम संगीत वाले, हम नाट्य वाले क्यों न समाज शास्त्रीय अध्ययन करें अपनी चीजों को लेकर। हमारे लोक नाटक हैं, बहुत सारे लोक नाट्य हैं जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, हमारी संस्कृति के चीज है। वो कैसे जीवित हो, कैसे उसका लोप ना हो, कैसे वो सबों के बीच पॉपुलर हो, कैसे वो उसको हम संरक्षित कर सके, इन सारी चीजों को लेकर भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लोक विधाएं हैं, लोक संगीत की ऐसी विधाएं हैं, लोक नृत्य की ऐसी विधाएं हैं, लोक वाद्य हैं बहुत सारे ऐसे जो विलुप्त हो रहे हैं। तो क्यों ना उन सब चीजों का हम संरक्षण करें, संवर्धन करें, उसके प्रति हम आकर्षित हों, उसके प्रति हम अपना शोध कार्य करें। उसको बनाने वाले लोग नहीं मिलते हैं आजकल। सब कुछ अब फिर फाइबर में आने लगे, क्यों वो चीज समाप्त हो रही है? उनके समाप्त होने के कारण उसके बनाने वाले कारीगर की रोजी रोटी खत्म हो रही है।
ये सब सामाजिक पहलू भी हैं। अगर हम उसको ज्योग्राफी से जोड़ कर देखते हैं तो आप देखिए कि हमारा जलवायु जो जगह जगह क्षेत्रीय अनुसार से बदलता है। हमारी संगीत की यही 7 स्वर है, लेकिन बाकी सारी चीजें बदलती हैं। तो उनमें क्या तुलनात्मक अध्ययन है जो प्रथम दिन मैडम ने बताया था। तो इन सब चीजों पर सोचने और विचारने की आवश्यकता है। बहुत सारे पहलू हैं। आप संगीत में इतिहास ढूंढिए, इतिहास वाले इतिहास में संगीत ढूंढेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी जो खुदाई हुई सिंधु घाटी की सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, सब में ऐसी तस्वीरें मिली हैं, ऐसी चित्रें मिली हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें ऐसी चित्रकारी है। आप उसमें संगीत के पक्ष को ढूंढें। और इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज जो नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020-20, क्यों आवश्यकता पड़ी संगीत को, नाट्य को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को मुख्य विषय बनाने की? सब दिन ये विषय ऐच्छिक चलता रहा, स्वेच्छा से चलता रहा, लेकिन आज ये कंपलसरी हो गया। आज क्यों किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में इसको इंडक्शन प्रोग्राम के लिए रखा जाता है? 20 दिनों का, 21 दिनों का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। संगीत के साथ योगा को जोड़ा जाता है, संगीत के साथ साहित्य जोड़िए, संगीत के साथ आप ज्योग्राफी जोड़िए, हिस्ट्री जोड़िए, सोशियोलॉजी जोड़िए, फिलॉसफी जोड़िए, आप फिजिक्स जोड़िए। जो ध्वनि है, क्या है सांगीतिक ध्वनि? आप जो ये आंदोलन संख्या पढ़ते हैं, 240 आंदोलन संख्या सरज की होगी और इसके बाद की थोड़ी भी आगे पीछे होगी जब हम बेसुरा होते हैं, इसका मतलब वो आंदोलन संख्या हमारी कम या अधिक हो रही है। हम उस संगीत और साउंड के साथ उसकी तीव्रता को मापते हैं, उसकी आवृत्ति को मापते हैं। ये सब तो हमारा संगीत और फिजिक्स बिल्कुल साथ साथ है। जो साउंड है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये सब चीजें तो हमारे संगीत में है। जितने सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्य आ गए हैं, वो सब कुछ यही है। सब तो आ गए हमारे फिजिक्स से। आप संगीत को गणित से जोड़ के देखिए, मैथमेटिक्स। कहाँ पुष्पा कहाँ मैम, संगीत में मैथमेटिक्स है। तो बहुत सारी अंतर अनुशासनात्मक चीजें हैं जो, और सर ने जो अभी बताया, उन सब चीजों को सर ने विषय को ना क्लियर करते हुए आपको सारे अनुशासनात्मक विषयों को एक साथ रखा है और उन सारे विषयों के विभिन्न टेक्निक्स को आपको बताया, कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे आप शोध कर सकते हैं। सर ने बहुत विस्तार से बताया है आपको। मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी इन चीजों को अपने अमल में लाएंगे और कुछ ऐसे विषय पर काम करके आप देखें, अंतर अनुशासनात्मक विषयों पे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें एक कुछ नयापन है, कुछ नवीनता है, ताकि दूसरे विषय वाले भी इसको लेकर पढ़ें। तो डॉक्टर अजय कुमार जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम आभार के लिए हम अपने विभागीय शिक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं। वो अब कार्यशाला आज हमारा समाप्त हो रहा है, इसके लिए आप सबों के बीच आभार प्रकट करें। उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए आपको चाहूंगी। डॉक्टर वेद प्रकाश। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। इस 5 दिवसीय शोध कार्य से संबंधित वेब कार्यशाला में से जुड़े हुए हमारे तमाम विद्वान वक्तागण, सर्वप्रथम मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति और सारगर्भित उद्बोधनों से यह कार्यशाला अपनी सफलता की ओर अग्रसर हुआ। विद्यालय की डॉली सिन्हा जी के प्रति अपने विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो बराबर विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अपने विद्वतापूर्ण विचारों से प्रेरित करती हैं और दिशा देती रहती हैं।
के बाद मैं सर्वप्रथम हमारी प्रथम वक्ता प्रोफेसर सुधा सहगल जी, संगीत एवं ललित कला संकाय दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने शोध के विस्तृत आयाम से हमारे छात्रों को अवगत कराया, जिन्हें शोध के लिए नए नए रास्ते दिखने लगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम किसी एक ही रास्ते पर चलने के आदी होते जा रहे हैं, और इस तरह के विचारोत्तेजक व्याख्यानों से छात्रों को नई दिशाएं मिलती हैं। इसके बाद हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर राजेश केलकर जी, संकायाध्यक्ष मंच कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात, के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपने विद्वतापूर्ण उदाहरणों और उद्बोधनों से शोध छात्रों गवेषकों को एक नई दिशा दी और नया ज्ञान का रास्ता उन्हें सुझाया। इसके बाद में हमारे संकायाध्यक्ष समाजशास्त्र विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके उद्बोधपूर्ण उद्बोधनों से छात्र अंत तक बंधे रहे। आपने बहुत ही सहज रूप उनकी विभिन्न बिंदुओं को प्रकाशित किया और उन्हें एक दिशा दी कि आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं, और नमूना कहाँ से लिया जा सकता है, किस तरह लिया जा सकता है, उसकी क्या तकनीक है, और कैसे अपने शोध कार्य को आप उसमें सही दिशा में जा सकते हैं या होंगे। आप श्रीमान, आपके प्रति धन्यवाद। उसके बाद में प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत तकनीकी ढंग से और सभी पहलुओं जिस तरह बताया, आपको बताया जो तकनीक और जो ज्ञान और जो रास्ते बताए गए वो प्राय संगीत नहीं सभी विषयों के लिए ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। श्रीमान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में डॉक्टर अजय कुमार जी, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, अंबेडकर स्कूल ऑफ समाज विज्ञान, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने समाजशास्त्रीय पद्धति से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की प्रौद्योगिकी को बताया है। सुलभ ढंग से वार्तालाप की पद्धति में छात्रों को अपने से बोधगम्य कराया है। आपको विशेष धन्यवाद। इसके बाद में इस कार्यक्रम की संयोजिका और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ललित कला संकाय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्प नारायण जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को डिजाइन किया और इसको इस तरह सफल बनाने में अपनी भूमिका दी, और आपने सफल बनाने निरंतर लगी रही और प्रत्येक दिन आप इसमें नियत समय से लगी रहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद मैं प्रोफेसर विदुषी लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप निरंतर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रही हैं। स्वागत कार्यक्रम से लेकर सभी व्याख्यानों में उपस्थित रही हैं और आपने अपनी विद्वता पर गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम को और भी सफल बनाने में योगदान दिया। धन्यवाद आपके प्रति मैडम। इसके बाद में उन सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपना कर्तव्य समझता हूं विभाग की ओर से, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही
इस कार्यक्रम की सफलता को इंगित करता है और सभी लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों से इसमें जुड़े रहे, निरंतर जुड़े रहे। और सफलता की बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम तभी सफल माने जाते हैं जब उसमें प्रश्न आरंभ होते हैं। तो जैसा कि अभी कुसुम जी से जानकारी मिली कि निरंतर कल से या परसों से ही कई लड़के और छात्र हमारे इसमें कई तरह के प्रश्न उनके पास हैं जिसकी जिज्ञासा की शांति वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सफलता का संकेत है, ताकि लोगों को प्रेरित तो किया। जब प्रेरित होते हैं तभी लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं और उनकी जिज्ञासा बनती है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से नवरात्रा आरंभ हो रही है। अब नवरात्रा और दुर्गा पूजा की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं अंत में इन सारे कार्यक्रमों को 5 दिन तक थामे रखा गूगल मीट से और यूट्यूब से। बहुत अच्छा। गणेश जी को, इंजीनियर गणेश कुमार पासवान जी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार अपनी ओर से, जितने प्रतिभागी हैं उनकी ओर से, क्योंकि सबों को जोड़ना उनका ही कार्य था और उन्होंने बड़े ही मनोयोग से इन सब चीजों को जोड़ा है और हमारे सारे कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो हम उनके प्रति बहुत बहुत विशेष आभार प्रकट करते हैं और उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही बहुत सुलझे हुए लोग। नव वर्ष ये जो आज से नवरात्रा आरंभ है, इसकी आज प्रथम कलश स्थापना है। यहाँ से आरंभ होकर विजयादशमी तक के लिए आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जीवन में निरंतर प्रगति करें, प्रगति पथ पर चले और बढ़े। माँ भगवती आप सबों को उज्जवल भविष्य, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप सभी प्रश्न अपने मेरे पास भेजे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 2 दिन इसका प्रश्नोत्तर का रखूंगी, आदान प्रदान करने का, और उस दिन सब सवाल करेंगे और सबों को जवाब मिलेगा। इसके लिए मैं 2 दिन रखना चाहती हूँ। आपसी चर्चा, आमने सामने की चर्चा इस प्लेटफॉर्म पर ही हम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार जी। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। नमस्कार। सबों से विदा, नमस्कार। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। आपको भी प्रणाम मैम। नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। खीर दिला तो पीना ही किया। नाम लगेगा सूखल। अबे गाज